हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के पहले पैराग्राफ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में महात्मा गांधी के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। पहले पैराग्राफ को शुरू करने से पहले आप लोग बुक ओपन कर लें ताकि हम लोग एक एक चीज़ को समझते चलेंगे। एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस को हम लोग समझते हुए आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले पैराग्राफ पर ध्यान दीजिए। गांधी जी कहते हैं, आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूं कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड, जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया है, इज़ नॉट टू बी बीटेन, वो हराया नहीं जा सकता है, वो कभी हार नहीं सकता है, इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में। यानी कि जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया है, गांधी जी का यह विश्वास है कि उस सभ्यता को यह दुनिया हरा नहीं सकती है, उसे कभी मात नहीं दे सकती है। सेकेंड सेंटेंस में क्या कहते हैं? नथिंग कैन इक्वल, इक्वल मतलब बिल्कुल बराबरी करना। नथिंग कैन इक्वल, कुछ भी बराबरी नहीं कर सकता है। द सीड्स, सीड मतलब होता है बीज, और शॉन यानी कि जो बोया गया है। आप लोग जानते हैं बीज बोना। तो नथिंग कैन इक्वल द सीड्स शॉन बाय आवर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, जो हमारे पहले के यानी कि दादा परदादा जो भी हो गए वो लोग पूर्वज कहलाएंगे। तो नथिंग कैन इक्वल, कुछ भी बराबरी नहीं कर सकता है। द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर, जो बीज हमारे पूर्वजों के द्वारा बोया गया है। यहाँ जो ये शब्द सीड का प्रयोग किया गया है, सीड मतलब बीज, लेकिन जो ये बीज शब्द है यह हमारी सभ्यता और संस्कृति के नींव को दर्शाता है। यानी कि जो नींव, जो आधार हमारे पूर्वजों ने हम लोगों की सभ्यता और संस्कृति की बना दी है, उसकी बराबरी किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति नहीं कर सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस, रोम वेंट, रोम चला गया। ग्रीस शेयर्ड, जो ग्रीस था वो भी बट गया। वेंट मतलब समाप्त हो जाना, पतन हो जाना, यानी कि रोम का पतन हो गया। ग्रीस शेयर्ड, ग्रीस भी बट गया, अलग अलग भागों में बट गया। द सेम फेट, उसी किस्मत से। फेट मतलब होता है भाग्य, किस्मत, यानी जो भाग्य, जो किस्मत, जो स्थिति रोम की हुई वही स्थिति ग्रीस की भी हुई। द माइट ऑफ फेरोस, फेरोस मिस्र के राजाओं के लिए शब्द प्रयोग किया गया, यानी मिस्र के राजाओं को हम लोग फेरोस कहते थे। हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है। द माइट ऑफ द फेरोज वॉज ब्रोकन, माइट का प्रयोग यहाँ पर शक्ति को दर्शाने के लिए किया गया। माइट मतलब होता है शक्ति। द माइट ऑफ द फेरोज वॉज ब्रोकन, यानी कि जो मिस्र के राजा लोग थे उनकी शक्तियाँ भी बट गई, कमज़ोर पड़ गए वो लोग। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, जापान जो है वो पश्चिमी रंगों में रंग गया। यानी कि जापान जो था वो भी अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल गया और उसने पश्चिम के देशों के लोगों की जो सभ्यता और संस्कृति थी उसे अपना ली। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और जो चाइना है उसका तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। बट, लेकिन, इंडिया, लेकिन भारत, इज स्टिल, वो अभी तक है, समहाउ और अदर, समहाउ अदर मतलब होता है किसी न किसी तरह से, यानी कि किसी न किसी तरह से जो भारत है वो अब तक है, क्या है? साउंड एट द फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब न्यू और साउंड मतलब मजबूत। साउंड का प्रयोग आवाज़ के लिए भी किया जाता है,
लेकिन इसी साउंड का प्रयोग जब विशेषता बताने के लिए किया जाता है, एडजेक्टिव की तरह किया जाता है, तो इसका अर्थ होता है मजबूत। और इसी साउंड का प्रयोग जब नाउन के रूप में करेंगे तो इसका अर्थ होगा आवाज। तो साउंड एट द फाउंडेशन नहीं, बट इंडिया इज स्टिल साउंड एट द फाउंडेशन। लेकिन जो भारत है वह अभी तक अपने नींव पर बिल्कुल मजबूत है। यानी कि भारत ने अपनी सभ्यता और संस्कृति को बिल्कुल नहीं भुलाया है। आगे देखिए क्या बताते हैं गांधी जी। द पीपल ऑफ यूरोप, जो यूरोप के लोग थे उनके बारे में क्या कहते हैं। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम। यानी कि जो यूरोप के लोग हैं, लर्न देयर लेसन, वो अपने सबक को सीखते हैं। यूरोप के लोगों ने क्या किया, अपने सबक को सीखा। किस सबक को सीखा अभी आगे बताया जाता है। फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम, रोम और ग्रीस के लोगों के लेखों से यूरोप के लोग जो है वो अपने सबक को सीखते हैं। क्या सबक सीखते हैं अभी बताया जाता है। रोम के बाद देखिए क्या लिखते हैं, विच। विच का मतलब होता है जो। विच एक रिलेटिव प्रोनाउन का शब्द है, इसका अर्थ होता है जो। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। विच का प्रयोग यहाँ पर ग्रीस और रोम के लिए किया गया है। यानी कि ग्रीस और रोम जो है वह अपने पुराने कृति में, अपने पुराने ख्याति में नहीं रहा। नो लॉन्गर का प्रयोग किया जाता है जो पहले स्थिति थी लेकिन अब नहीं है। यानी कि जो पहले तो था लेकिन अब नहीं है। अगर हम बोलते हैं एक स्टूडेंट का नाम लेकर के, जैसे रोहित इज नो लॉन्गर एन इंटेलिजेंट बॉय, यानी कि रोहित अब तेज लड़का नहीं है। कहने का मतलब नो लॉन्गर का प्रयोग किया गया। इसे कहने का मतलब पहले तो वो तेज था लेकिन अब नहीं है। तो रोम और ग्रीस पहले तो थे, उनकी ख्याति बहुत बेहतर थी, उनकी कृति बहुत बेहतर थी, पूरे विख्यात थे दुनिया में, लेकिन अब वो नहीं है। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो अपने प्राचीन ग्लोरी में, कृति में, ख्याति में अस्तित्व नहीं रखते हैं। इन रोम और ग्रीस के लोगों ने जब लेख लिखे, क्या लेख लिखे, उन्होंने इस बात को लिखा अपने लेख में कि आखिर वे कौन से कारण थे जिस कारण से ग्रीस और रोम का पतन हुआ। तो अब उन लेखों को जब यूरोप के लोगों ने पढ़ा तब उन्होंने अपने सबक को सीखा कि कौन कौन सी गलतियां ग्रीस और रोम ने की और उनका पतन हो गया। कैसे रोम और ग्रीस ने अपनी सभ्यता और संस्कृति का मान नहीं रखा और उन्होंने अपने सभ्यता और संस्कृति के पहचान को छोड़ दिया, और अपनी सभ्यता और संस्कृति के पहचान को छोड़ने के कारण ही उनका पतन हो गया। इन सभी बातों को ग्रीस और रोम के लोग जो है वो अपने लेखों में लिखा करते थे और उन्हें यूरोप के लोग पढ़ा करते थे, और उन्होंने ये सोचा कि इन गलतियों को करके रोम और ग्रीस का पतन हुआ है, तो हम लोग इन गलतियों को ना करें। इसी बात को आगे बताया गया है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने के क्रम में ग्रीस और रोम के लोगों के द्वारा जो लेख लिखे गए थे, जो राइटिंग्स लिखी गई थी, उनसे सीखने के क्रम में द यूरोपियंस इमेजिन, यूरोपियंस ये कल्पना करते हैं दैट कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, रोम और ग्रीस के लोगों के द्वारा जो मिस्टेक किए गए हैं, जो गलती की गई है, उनको वो अवॉइड करेंगे, उससे वो बच करके रहेंगे, उन सभी गलतियों को वो त्याग देंगे। सच इज देयर
पिटिएबल कंडीशन। ऐसी, सच मतलब ऐसी, इज देयर पिटिएबल, पिटिएबल मतलब दयनीय और कंडीशन मतलब स्थिति, ऐसी उनकी दयनीय स्थिति है। रोम और ग्रीस की स्थिति इतनी खराब है, इतनी दयनीय है कि उनसे दूसरे लोग जो है वो सीख रहे हैं कि क्या उन्होंने गलती की, और वे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि उन गलतियों को हमें नहीं दोहराना है। सेकंड नंबर पैराग्राफ पर ध्यान दिया जाए। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इसका मतलब कि इन सभी के बीच, यानी कि जो भी घटनाएं पूरे विश्व में घट रही थी, उन घटती हुई घटनाओं के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इंडिया जो है वो स्थिर रहता है। स्थिर रहता है कहने का मतलब कि वो किसी भी बदलाव को स्वीकार नहीं करता है। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इंडिया स्थिर रहता है, वो बदलाव को स्वीकार नहीं करता है। एंड और दैट इज हर ग्लोरी, और यही इंडिया की ख्याति है, इंडिया की प्रसिद्धि है कि वो बदलता नहीं है, वह बिल्कुल स्थिर रहता है, जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहता है। यहाँ पर हर का प्रयोग जो है वो अपने इंडिया के लिए किया गया है, क्योंकि हम लोग भारत माता कहते हैं। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, चार्ज मतलब होता है आरोप, ये इंडिया के विरुद्ध आरोप है। दैट की, क्या आरोप है? हर पीपल, उसके लोग, यानी कि भारत के लोग, भारतवासी, आर सो अनसिविलाइज्ड, इतने असभ्य है, इग्नोरेंट, इतने अज्ञानी है, एंड स्टोलिड, और इतने भावहीन है। भारत के लोगों पर क्या आरोप है? कि वो इतने असभ्य हैं, इतने अज्ञानी है, इतने स्टोलिड है। असभ्य तो समझ ही रहे हैं, अज्ञानी भी जानते हैं, जिसके पास ज्ञान नहीं है। स्टोलिड मतलब होता है भावहीन, भावहीन कहने का मतलब जिसके अंदर कोई भावना ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना घट जाए, कोई व्यक्ति जो है वो जख्मी हो गया है, तड़प रहा है, और उसको देख करके आपके मन में थोड़ा भी दुख उत्पन्न ना हो। आपके सामने कुछ लोग जो है हंस रहे हैं, जोर जोर से हंसने वाली चुटकुल्ले कही जा रही हैं, उनको सुन करके आपके ऊपर कोई असर ना हो, तो ये होता है भावहीन होना। तो इंडिया के लोगों पर यह आरोप है कि वो स्टोलिड है, भावहीन है, यानी कि बदलाव को देखकर भी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तो इतने ज़्यादा सभ्य है, इतने अज्ञानी है, इतने भावहीन है, दैट कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, टू इंड्यूस देम, कि उन्हें आकर्षित किया जा सके, भारत के लोगों को आकर्षित किया जा सके, टू एडॉप्ट एनी चेंजेस, कि वह एडॉप्ट मतलब अपनाना, स्वीकार करना, चेंज मतलब बदलाव, कि वह किसी भी बदलावों को स्वीकार करे। यानी भारत के लोग इतने असभ्य हैं कि किसी बदलाव को वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे, किसी बदलाव की तरफ उनको आकर्षित नहीं किया जा सकता। इंड्यूस मतलब होता है लुभाना, आकर्षित करना, लोभ देना। इतने अज्ञानी है कि बदलाव के प्रति उनको आकर्षित नहीं किया जा सकता, इतने स्टोलिड है कि किसी बदलाव के प्रति उनको आकर्षित नहीं किया जा सकता है। तो इन सभी आरोपों के अगेंस्ट में, विरुद्ध में, गांधी जी क्या कहते हैं? नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। गांधी जी कहते हैं, इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, ये जो आरोप है वास्तव में हम लोगों की योग्यता के विरुद्ध है। क्यों हमारी योग्यता के विरुद्ध है? गांधी जी ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में, व्हाट, जो, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में व्हाट जो है यहाँ पर जो के अर्थ में आया है। व्हाट वी हैव टेस्टेड, जो हम लोगों ने जांच किया है, एंड फाउंड ट्रू, और सत्य पाया है,
जो भी हमने जांच किया है, जो भी सत्य पाया है, जो भी हम लोगों ने जाना है, ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। एनविल निहाई को कहा जाता है। तस्वीर में आप लोग देख लीजिए। एनविल क्या है? आप लोगों ने लुहार के पास जरूर देखा होगा। एक मजबूत बेश है ये, जिस पर गर्म लोहे को रख करके पीटा जाता है। तो एनविल जो है, जो निहाई है, इस पर सारा भार पड़ता है। एक तो हथौड़े का भी भार पड़ता है, गर्म लोहा भी उसी पर रखा जाता है। यानी कि जितना भी अनुभव है, जितना भी दुख का अनुभव है, जितनी भी परेशानियां हैं, वो सब ये निहाई सहता है। वैसे ही भारत के लोगों ने खुद सभी चीज़ों को आजमा करके, देख करके अनुभव लिया है, और जिन चीज़ों को उन्होंने अपने जांच में सत्य पाया है, उन्हीं को केवल वो स्वीकारता है। इसी बात को कहते हैं कि जो बदलाव दुनिया वाले हम भारत के लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं, भारत के लोगों को दर्शाना चाहते हैं कि ऐसे आप बदलाव करें, यह बेहतर है। गांधी जी कहते हैं हम लोग उससे क्यों नहीं अपनाते हैं? क्योंकि हम लोगों ने उन्हीं सभी चीज़ों को अपना रखा है जिनको हमने जांच किया है और जिनको हमने सही पाया है। और कैसे? खुद आजमा करके। दैट मीन्स कि एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, उन सभी को हमने निहाई के चोट जैसे अनुभव करता है, वैसे ही सभी चीज़ों का हमने अनुभव करके सही पाया है, उन्हीं को हमने अपना कर रखा है। इसीलिए गांधी जी कहते हैं वी डेयर नॉट चेंज, हम लोग बदलने की साहस नहीं करते हैं। डेयर मतलब होता है साहस करना, क्योंकि सभी चीज़ों का अनुभव भारत के लोग जो है वो कर चुके हैं। मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, अनेक जो देश हैं, जो लोग हैं, सबके लिए मेनी आया है। थ्रस्ट थोपते हैं, थ्रस्ट मतलब थोपना। देयर एडवाइस देख लीजिएगा, ADVICE है, मतलब होता है सलाह, और ADVISE मतलब होता है सलाह देना। तो देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, अपॉन मतलब ऊपर, इंडिया मतलब भारत, भारत के ऊपर अनेकों अपने सलाह को थोपते हैं। नहीं, कहते हैं कि आप इस तरह से बदलाव करें, ऐसे कपड़े पहने, ऐसे अपने मकान को बनाएं, वगैरह वगैरह। एंड सी रिमेन्स स्टडी, लेकिन इन सभी लोगों के आरोप थोपने के बाद भी, इन सभी लोगों के सलाह देने के बाद भी, सी रिमेन्स स्टडी, वो स्थिर रहती है। भारत बदलता नहीं है। भारत माता कहा गया, इसलिए यहाँ पर शी का प्रयोग किया गया। सी रिमेन्स स्टडी, वो स्थिर रहती है। दिस इज हर ब्यूटी, और यही भारत की सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यही हमारी उम्मीद की मुख्य आधार है। ठीक है, तीसरे नंबर पैराग्राफ पर ध्यान देते हैं। तीसरा नंबर पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में ये आ चुका है एग्जाम में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ये बन सकता है। इसे डिस्क्राइब करने के लिए क्वेश्चन आंसर के रूप में भी दिया जा सकता है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, मोड मतलब होता है प्रकार। जैसे मोबाइल में देखिएगा अलग अलग मोड होता है। कंडक्ट मतलब होता है चरित्र। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, जो सभ्यता है वह हमारे चरित्र का प्रकार है। कौन सा प्रकार है भाई? विच, जो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में विच आया है, इंट्रोगेटिव के रूप में नहीं आया है। तो रिलेटिव के रूप में जब भी आता है किसी नाउन के बाद आएगा, तो कंडक्ट यहाँ नाउन है, चरित्र, इसके बाद विच आया है, जो। विच जो पॉइंट्स आउट, दर्शाता है, दिखाता है, टू मैन, व्यक्ति को, द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के मार्ग को। पाथ मतलब मार्ग, ड्यूटी मतलब कर्तव्य। तो सिविलाइजेशन चरित्र का वह प्रकार है जो व्यक्तियों को कर्तव्य के पाथ को दर्शाता है।
सभ्यता हमें यह बताता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। नहीं, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का पालन, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, नैतिकता का अनुसरण, आर कन्वर्टिबल टर्म्स। ये दोनों जो है कन्वर्टिबल टर्म्स है, परिवर्तनीय तथ्य है। कौन कौन से परिवर्तनीय तथ्य हैं? परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी यानी कि कर्तव्य का पालन, ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, नैतिकता का अनुसरण। ये दोनों जो है परिवर्तनीय तथ्य है, बदलने योग्य तथ्य है। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है दोनों में, इसको समझिए। बुक को पढ़ाने के पीछे मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आप लोग सारा चीज़ समझ जाए, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी तरह से आए तो आप लोग बिल्कुल सॉल्व कर दें। केवल ऐसा नहीं कि सेंटेंस पढ़ के हिंदी बता दें, वो तो आप लोग समझ ही सकते हैं, लेकिन क्या कहना चाहते हैं गांधी जी वास्तव में समझिए। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी और ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, ये दो बातें हैं गांधी जी बता रहे हैं। इन दोनों में अंतर क्या है जरा उसको समझिए। तो पहले परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी को समझते हैं, कर्तव्य का पालन। तो जो कर्तव्य का पालन है उसके क्रम में, यानी अपने कर्तव्य का पालन करने के क्रम में व्यक्ति जो है वो कुछ ऐसे कार्य भी कर सकता है जो अनैतिक हो, जो उसे नहीं करना चाहिए। वह कार्य भी वो कर सकता है अपने कर्तव्य को करते समय। उसका जो लक्ष्य है अपने कर्तव्य को पूरा करना है, किसी भी तरीके से वो काम पूरा हो जाना चाहिए, चाहे उसे गलत तरीका भी अपनाना पड़े, वो अपना करके उस काम को कर देगा। दूसरी बात है ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, नैतिकता का अनुसरण करना। इसके द्वारा गांधी जी यह बताना चाहते हैं कि जब भी आप अपने कर्तव्य को करते हैं तो उस कर्तव्य को करने के क्रम में हमेशा आपको नैतिकता का पालन ही करना है। यानी कि किसी भी तरीके से आप उस कार्य को करें, लेकिन वह तरीका गलत नहीं होना चाहिए। यानी गलत मार्ग पर जा करके अपने कर्तव्य को पूरा कर देना, ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसलिए गांधी जी कहते हैं दोनों जो है ये कन्वर्टिबल टर्म्स हैं, दोनों को एक ना समझे। तो बिल्कुल इस बात को समझिएगा, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी में और ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी दोनों में अंतर होता है। ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी के बारे में आगे गांधी जी अगले सेंटेंस में बताते हैं। क्या कहते हैं जरा देखिए। टू ऑब्जर्व मोरालिटी यानी कि नैतिकता का अनुसरण करना, इज है, क्या है, टू अस्टेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस, अपने मस्तिष्क और अपने जुनून के ऊपर नियंत्रण पाना ही मोरालिटी का यानी कि नैतिकता का अनुसरण करना है। नैतिकता का अनुसरण करना मतलब अपनी इच्छाओं को बिल्कुल कंट्रोल में कर लेना, अपने सोच विचार, अपने मस्तिष्क, अपने जुनून को बिल्कुल अपने नियंत्रण में कर लेना, उसका मालिक बन जाना। जैसा आप चाहें वैसा ही आपका मन मस्तिष्क कार्य करे, इस तरह से अपने आप पर नियंत्रण करना, इसे हम लोग कहते हैं मोरालिटी। पैशन मतलब होता है जुनून ना, और मास्टरी मतलब होता है नियंत्रण, और अटेन मतलब होता है प्राप्त करना। अपने मन और अपने जुनून पर नियंत्रण प्राप्त करना ही नैतिकता कहलाता है। आगे क्या गांधी जी कहते हैं, सो डूइंग, ऐसा करते हुए, वी नो आवरसेल्व्स, हम लोग अपने आप को जानते हैं। अपने आप को जानते हैं, दैट मीन्स क्या हम लोग अपने आप को नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। लेकिन यहाँ पर गांधी जी क्या बताना चाहते हैं, अपने आप को जानते हैं का मतलब, अपने आप को जानने का मतलब हो गया अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को जानते हैं, अपने वीक पॉइंट को जानते हैं। नहीं, हमारा इंटरेस्ट क्या है उसको हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं।
नहीं तो जब हम अपने आप पर नियंत्रण रखेंगे, अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में रखेंगे, तभी हम लोग अपने आप के बारे में जान पाएंगे। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, गुजरातियों के लिए सभ्यता का समतुल्य मतलब है गुड कंडक्ट, यानी कि अच्छा चरित्र। गुजरातियों के लिए अगर कहा जाए सभ्यता का मतलब, तो सभ्यता का मतलब होता है गुजरातियों के लिए कि इंसान के अंदर एक अच्छा चरित्र होना चाहिए। और अच्छा चरित्र कैसे आएगा? नैतिकता का अनुसरण करके। और नैतिकता का अनुसरण करने का मतलब अपने मस्तिष्क पर, अपने जुनून पर नियंत्रण हासिल करके ही हम लोग अपना चरित्र अच्छा बना सकते हैं। और जब हम अपना चरित्र अच्छा बना लेंगे, तभी हम लोग अपने कर्तव्य के मार्ग को सही तरीके से जान पाएंगे। और उस कर्तव्य के मार्ग को प्राप्त करने में हम लोग नैतिकता का अनुसरण करेंगे। और तभी हमारा जो भारत का जो बीज बोया हुआ है, सभ्यता और संस्कृति का जो नींव बोई हुई है, वो और मजबूत होगी ना। चलिए तो 4 नंबर में जरा समझते हैं। कहते हैं इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, अगर यह परिभाषा सही है। कौन सी परिभाषा सही है भाई? अगर ये परिभाषा सही होता है तो कौन सा परिभाषा सही होता है? यानी कि जो तीसरे नंबर पैराग्राफ में बताया गया है कि कर्तव्य के मार्ग को दर्शाता है सभ्यता, अगर ये परिभाषा सही होता है देन तब, यानी कि अगर सभी लोग इस बात का पालन करते हैं, इसे मानते हैं, तब देन मतलब तब इंडिया जो भारत है, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसे कि अनेकों लेखकों ने दर्शाया है, केवल गांधी जी नहीं ऐसा बात बोलते हैं, ये दूसरे लेखक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, भारत को किसी दूसरे से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं, अंग्रेज हो या दूसरे कोई भी जो बाहर से लोग आकर के भारत को समझा रहे हैं, भारत की सभ्यता संस्कृति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को उन लोगों से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज, और भारत है, एज जैसा, इट शुड बी, जैसा इसे होना चाहिए। जैसा भारत को होना चाहिए बिल्कुल भारत वैसा ही है। भारत को किसी से कुछ समझने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर में क्या कहते हैं? वी नोटिस दैट, हमने देखा है कि, हमने ध्यान दिया है कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, जो मस्तिष्क है वह एक बेचैन चिड़िया है। सभी लोगों ने ऐसा अनुभव किया होगा, जो मस्तिष्क है हमारा वो स्थिर नहीं रहता है, वो हमेशा भटकते रहता है, मन में कुछ ना कुछ ख्याल जरूर आते रहता है, ये हमेशा बेचैन रहता है ना। तो हमने देखा है कि जो माइंड है वो एकदम बेचैन चिड़िया है। द मोर इट गेट्स, अच्छा जितना इसे मिलता है, जितना ज़्यादा यह पाता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही ज़्यादा यह चाहता है। और सबसे बड़ी बात, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी यह जो मन है, जो माइंड है, यह असंतुष्ट रह जाता है, फिर भी असंतुष्ट ही रहता है। नहीं, एकदम बेचैन चिड़िया है। गर्मी लगी तो हैंड फैन लिए, फिर सीलिंग फैन मिला, उससे भी गर्मी ख़त्म नहीं हुई तो कूलर लगा, फिर भी जो है मन बेचैन है कि अगर थोड़ा एसी लग जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता ना। पापा से पॉकेट खर्चा के लिए 100 रुपये मिला, और बढ़ा के 200 हो गया, 300 हो गया, 1000 हो गया, फिर भी मन बेचैन है कि और थोड़ा ज़्यादा पॉकेट का खर्चा मिल जाता। तो मन जो है एक बेचैन चिड़िया है, जितना ज़्यादा इसे मिलता है उतना ही ज़्यादा ये और चाहता है, और फिर भी असंतुष्ट ही रहता है। नहीं, आगे गांधी जी क्या कहते हैं? द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, जितना ज़्यादा हम लोग अपने जुनून में खोए रहते हैं, लिप्त रहते हैं, इंडल्ज मतलब होता है लिप्त रहना, जितना ज़्यादा हम लोग अपने जुनून में लिप्त रहते हैं, द मोर अनब्रिडल्ड, अनब्रिडल्ड मतलब होता है अनियंत्रित, उतना ही ज़्यादा अनियंत्रित दे बिकेम,
हमारा मन जो है उतना ही ज़्यादा अनियंत्रित हो जाता है। आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज हैं, देयरफॉर, इसीलिए, सेट अ लिमिट, उन्होंने क्या किया, एक सीमा तय कर दिया, टू आवर इंडल्जेंस, हमारे आसक्ति की, हमारे विलासिता की। विलासिता कहने का मतलब शारीरिक सुख सुविधाएं, कि कितनी हमें सुख सुविधाएं चाहिए। हमारे पूर्वजों ने देखा कि ये मन जो है वो बेचैन ही रहेगा, इसे संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने एक सीमा निर्धारित कर दिया कि आप इतना सुख सुविधा जो है उठाएं, इतना ही इंसान के लिए सफिशिएंट है, पूर्ण है, पर्याप्त है ना। तो उन्होंने एक हमारे विलासिता, हमारे सुख सुविधा के लिए जो है वो सीमा निश्चित कर दिया। दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि हैप्पीनेस वाज लार्जली मेंटल कंडीशन। उन्होंने क्या देखा कि जो ये हैप्पीनेस है, जो ये खुशी है, यह वास्तव में क्या था, यह मुख्य रूप से एक मानसिक स्थिति थी। मानसिक स्थिति कहने का मतलब जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा ही हम लोग महसूस करते हैं। जब हम लोग अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में सोचते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर कंसंट्रेट करते हैं, तो हम लोग सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी महसूस करते हैं। अगर वही केवल नकारात्मक बात हम लोग सोचने लगे तो केवल निगेटिव एनर्जी जो है वो हम लोग महसूस करने लगते हैं। तो जब सीमित जो संसाधन है, अगर उसमें भी हम लोग यह महसूस करें कि हम लोग खुश हैं, तो हम लोग खुश रहेंगे। और असीमित संसाधन दे दिया जाए और उस स्थिति में भी अगर हम लोग महसूस करें कि हमें जो है वो सभी सुख सुविधाएं नहीं मिली है, तो बिल्कुल हम लोग नाखुश ही रहेंगे। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, सुख सुविधाओं के लिए एक सीमा निश्चित कर दी कि आप इतनी ही सुख सुविधा जो है उसका फ़ायदा उठाएं और इतने ही में आप जो है बिल्कुल खुश रहेंगे। 6 नंबर में क्या गांधी जी बताते हैं, अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। एक व्यक्ति निश्चित ही रूप से खुश है क्योंकि वह धनी है, ऐसा नहीं है। नहीं, अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। एक व्यक्ति धनी है, जरूरी नहीं है कि वो धनी है इसलिए वो खुश है, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और नाखुश है क्योंकि वो गरीब है। एक व्यक्ति जिसके पास सारी सुविधाएं हैं, जरूरी नहीं है कि वो खुश है, और एक व्यक्ति जिसके पास सुविधाएं नहीं है, गरीब है वो, इसका मतलब ये नहीं कि वो दुखी है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। प्रायः जो धनी लोग हैं, द प्लस एडजेक्टिव ना पूरे ग्रुप को दर्शाता है। ये मैंने आप लोगों को आर्टिकल्स वाले वीडियो में बताया था। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। धनी लोग जो है प्राय वह नाखुश देखे गए हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब जो है वो खुश होते हुए देखे गए हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। रिमेन मतलब रहना, लाखों जो है वो हमेशा गरीब रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लाखों जो है वो दुखी ही रहते हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सभी का अनुभव लेते हुए, अनुसरण करते हुए, आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज हैं, डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। हमारे पूर्वजों ने हमें क्या किया, डिसवेड किया, अलग राह दर्शाया। किस चीज से? विलासिता और आनंद से। उन्होंने कहा कि विलासिता और आनंद, सुख सुविधा भरा जीवन जो है उससे आप अलग राह देखें, अलग मार्ग पर चले। इस सुख सुविधा और विलासिता में कुछ नहीं रखा हुआ है, क्योंकि गरीब होकर भी आप खुश रह सकते हैं और धनी होकर के भी आप ना खुश रह सकते हैं। इसलिए धनी बनने के चक्कर में दुखी रहने की जरूरत नहीं है।
आगे गांधी जी कहते हैं वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लो, हमने जो है उसी प्रकार के हल की व्यवस्था करके रखी है, एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो कि हजारों वर्ष पहले अस्तित्व में था। कहने का मतलब कि हम प्लॉ मतलब हल, हल यहाँ पर कहने का मतलब व्यवस्था, हम लोगों ने हजारों साल पहले जो व्यवस्था चलती थी उसे ही अभी भी बना के रखा है। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, हमने उसी तरह की कुटिया बना करके रखी है, दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम। कॉटेज मतलब कुटिया, घर, फॉर्मर मतलब प्राचीन, जैसा प्राचीन समय में घर था वैसा ही घर हमने बना कर रखा है, मतलब वैसा ही व्यवस्था अभी भी हमने भारत में बना करके रखा है। एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन, इंडिजिनस मतलब होता है स्वदेशी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत ज़्यादा ये वर्ड पूछा जाता है। तो हमारी जो स्वदेशी शिक्षा है रिमेन्स द सेम एज बिफोर, वह भी बिल्कुल वैसे ही रही है जैसे कि पहले थी। यानी कि पेड़ के नीचे जो है ऋषि मुनि छात्रों को, शिष्यों को पढ़ाया करते थे, उसी तरीके से कुछ मिलता जुलता जो है वो सिस्टम अभी भी हमारे पास है। जब गांधी जी लिख रहे हैं उस समय की सारी बातें बताई जा रही है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, कहते हैं कि हमारे पास बिल्कुल लाइफ कोरोडिंग, लाइफ कोरोडिंग कहने का मतलब जीवन को क्षय करने वाला, जीवन का नाश करने वाला प्रतिस्पर्धा नहीं था। कहते हैं कि हमारे पास पहले, यानी कि जो पुरानी हमारी व्यवस्था थी उस व्यवस्था में भी जीवन को क्षय करने वाली प्रतिस्पर्धा नहीं थी। जीवन को क्षय करने वाली प्रतिस्पर्धा मतलब क्या, अभी आप लोगों ने देखा होगा बड़े शहरों में टारगेट को पूरा करने का टेंशन जो है वो एम्प्लॉय पर रहता है। इसका मतलब कि उस कारण से उन्हें जो है वो स्ट्रेस होता है, यानी कि उन्हें मानसिक रूप से जो है वो दुख होता है, तनाव होता है, और उस तनाव के कारण जो है वो हैप्पीनेस लॉस कर जाते हैं, खुशी जो है उनसे छीन जाती है, और जब वो खुश नहीं रहते हैं तो जीने का जो वास्तविक उद्देश्य है वह समाप्त हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो है वैसे कार्य नहीं थे जिनसे लोगों को मानसिक रूप से तनाव हो, मानसिक रूप से लोग दुखी हो, उसी को कहते हैं लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन। हमारे पास जो है जीवन को क्षय करने वाला प्रतिस्पर्धा नहीं थी। इस फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन, सभी लोग जो है वो अपने अपने व्यवसाय, अपने ट्रेड ना, जो काम धंधा है उन सभी का अनुसरण करते थे। फॉलो मतलब अनुसरण करना। एंड चार्ज्ड अ रेगुलर वेजेज, और नियमित रूप से जो है वो अपनी मजदूरी लिया करते थे। इट वॉज नॉट दैट, कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है, वी डिड नॉट नो, हम लोग ये नहीं जानते थे कि हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कि मशीन का आविष्कार कैसे किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग नहीं जानते थे। बट लेकिन आर फोर फादर, फोर फादर मतलब पूर्वज, हमारे पूर्वज ये जाना करते थे। जब पूर्वज जानते थे कि मशीन कैसे बनाया जाता है तो हम भी जानते थे। लेकिन पूर्वज एक बात और जानते थे, क्या, इफ यदि वी सेट आर हर्ट आफ्टर सच थिंग्स, अगर ऐसे चीज़ों में हम अपने हृदय को स्थापित कर देते, अपना मन लगा लेते हैं मशीनों के पीछे, वी वुड का प्रयोग जो है वह संभावना दर्शाने के लिए हम लोग करते हैं। तो वी वुड बिकम स्लैब्स, हम लोग गुलाम बन जाएंगे। किस चीज़ का, इन मशीनों का गुलाम बन जाएंगे। एंड और लूज आवर मोरल फाइबर, और अपने चरित्र को खो देंगे। जहाँ मशीनों के पीछे हम लोग पड़े, हम लोग अपने चरित्र को खो देंगे। हमारा चरित्र क्या था, तो हमारा चरित्र है शारीरिक मेहनत करना। हम लोग शारीरिक मेहनत करना जो है वो बिल्कुल छोड़ देंगे, और इससे कमी क्या होगी, क्या हानि होगी, बिल्कुल आगे के सेंटेंस में बताते हैं। देखिए, दे देयरफॉर, इसीलिए उन लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, आफ्टर ड्यू डिलीवरेशन, डिलीवरेशन मतलब होता है सूझबूझ के साथ, जानबूझ करके, तो उचित विचार के साथ, डिसाइडेड, निर्णय किया, हमारे पूर्वजों ने ये निर्णय किया, दैट की वी शुड ओनली डू, हमें केवल वही करना चाहिए, केवल वही काम हमें करना चाहिए, व्हाट वी कुड,
जो हम लोग कर सकते थे विथ आवर हैंड्स एंड फीट ना, आवर हैंड्स एंड फीट, अपने हाथ से अपने पैर से जो हम लोग काम कर सकते थे, केवल वही हमें काम करना चाहिए। क्यों भाई ऐसा गांधी जी क्यों कहते हैं, हमारे पूर्वज क्यों कहते हैं? देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में, दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि अ रियल हैप्पीनेस, हमारी वास्तविक जो खुशी है, एंड हेल्थ, और जो हमारा वास्तविक स्वास्थ्य है, कंसिस्टेड, वो निहित था इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, अपने हाथों और पैरों के सही प्रयोग में ही हमारी वास्तविक खुशी और हमारा वास्तविक हेल्थ, स्वास्थ्य निहित था ना। कहा भी गया है ना, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही जो है वो धन है। जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, वास्तव में उसे कुछ भी धन की प्राप्ति इस धरती पर नहीं हुई। तो हमारे पूर्वजों ने क्या देखा कि अगर जब तक हम लोग शारीरिक मेहनत कर रहे हैं, अपने हाथों और पैरों का बिल्कुल सही प्रयोग कर रहे हैं, तब तक तो हम लोग स्वस्थ हैं, और स्वस्थ हैं तो हम लोग खुश हैं। और जब हम लोग मशीनों का प्रयोग करना शुरू कर देंगे, तो मशीन के प्रयोग से हमें शारीरिक जो श्रम है वो कम करनी पड़ेगी, और शारीरिक श्रम यदि कम करनी पड़ेगी तो यह निश्चित है कि हम लोग जो है अपने स्वास्थ्य को खो देंगे, और जब हम बीमार रहने लगेंगे तो खुश भी नहीं रहेंगे, और खुश नहीं रहेंगे तो फिर जीने का उद्देश्य जो है वो हमारे जीवन से समाप्त हो जाएगा। तो इस 6 पैराग्राफ के साथ ही जो है आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7 नंबर से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय।